हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत में उग्र राष्ट्रवाद के प्रारंभ को समझेंगे। ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये उग्र राष्ट्रवाद कैसे पनपा, इसके ध्वजवाहक कौन थे और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहते हुए इनका क्या योगदान था। इन्होंने आगे आने वाले पीढ़ी के नेताओं को कैसे प्रभावित किया और जनता में इन्होंने कैसे जग जागरण प्रारंभ किया। इन्हीं विषय वस्तुओं के साथ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने उदारवादियों के बारे में बताया था कि जब 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद भारत में आधुनिक तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन चला, उसकी चेतना आई और फिर जब चलाया गया तो सभी जो राजनीतिक विचार के लोग थे वो कालांतर में एक जगह जमे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, किन्होंने की, किन उद्देश्यों के लिए की, ये एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन जब हुई तो उसमें प्रारंभ में उस पर 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक उदारवादियों का प्रभाव था। ये उदारवादी जो थे ये समाज के एलिट वर्ग के लोग थे, बहुत ही अपर क्लास के लोग थे। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, ये लोग जो थे ये पूरे भारतीय राजनीतिक चेतना में छाए रहे। ये इनकी जो कार्य पद्धति थी वो बिल्कुल कानूनी दायरे के अधीन होती थी। थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन किया भी तो हाथ जोड़कर अपने क्या कह सकते हैं ऊपर के लोगों के सामने गए, मांगों को रखा। अंग्रेज उनकी मांगों को मानते नहीं थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उनकी 2 तरह की मांगे थी। एक जिसमें राजनीतिक अधिकार था, जिसे अंग्रेज उपहास की दृष्टि से देखते थे। दूसरा आर्थिक मांग था। आर्थिक मांग जो उनकी थी वो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी होती थी, उदारवादियों की, और उनके आर्थिक मांगों से अंग्रेज चिढ़े हुए रहते थे। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि जैसे जैसे कोई समाज, देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो उसकी चेतनाएं बदलती चली जाती हैं, उसकी ज़रूरतें बदलती चली जाती हैं, इच्छाएं बदलती चली जाती हैं और कालांतर में जब वो मजबूत होता है तो फिर उसकी विचारधारा भी अलग होने लगती है। तो उनकी जो मांगे होती थी, उनके जो तौर तरीके होते थे वो बिल्कुल ही साधारण, कानूनी और संवैधानिक तौर पर होते थे। चूँकि वो एलिट वर्ग से आते थे, बहुत ज़्यादा वो जन समाज पर प्रभाव भी नहीं रखते थे। इसी बीच जब हमारे देश में राजनीतिक चेतना उन्हीं लोगों के द्वारा फैलाई गई तो कालांतर में ऊपर से वो फिर नीचे आने लगे। जब नीचे आने लगी तो समाज के वैसे लोग भी उस राजनीति में आए जो आज आधुनिक युग में जिन्हें हम लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। ये वो लोग थे जो गांव से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे जगहों से आ रहे थे। इनके क्रियाकलाप भी साधारण ही थे। ये नए नए छत्र बन रहे थे, इसको साधारण में कह सकते हैं कि नए नए छत्र बन रहे थे। इस पृष्ठभूमि से मतलब कि जो नए नए छत्र बनने वाले जो लोग थे ये जनसाधारण से आए हुए लोग थे। इनका सरोकार जनसाधारण से था और साथ ही इनकी पृष्ठभूमि भी जनसाधारण से थी। इनकी भाव, विचारधारा भी जनसाधारण से ही प्रभावित थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये विचारधारा या उग्र राष्ट्रवाद भारत में आया तो इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही थी, इसको भी इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसे आप देख लें ताकि समझने में आसानी हो और साथ ही पीटी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उसको ध्यान रखें। देखिए, 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ एवं 1905 तक आते आते पूर्ण रूप पर पहुंच गया। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जो दौर है वो 1890 से प्रारंभ हुआ। इसके पीछे भी एक कारण है कि जैसे ही हिंदू धर्म में पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ तो जो लोक चेतना थी वो जागी, उसकी तंद्रा टूटी।
जब टूटी तो उन्हें लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, हम कहाँ नीचे गिरे हुए, हमें भी उठना चाहिए। इधर जापान जो था वो एक अच्छा खासा क्या कहते हैं आर्थिक शक्ति बन चुका था, राजनीतिक शक्ति बन चुका था, और 1905 आते आते उसने रसिया को पीट दिया पकड़ के। तो ये जो चेतना थी लोगों में, ये जागी कि अरे ऐसा है, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। दूसरी जो बात थी कि यूरोपियंस अब तक दुर्जय नहीं रह गए थे। अफ्रीका में कुछ एक देशों ने यूरोपियंस को हरा दिया था। तो इस तरह से एक जो उनकी जो क्या कह सकते हैं लोगों में उनके प्रति जो एक भाव था कि कभी नहीं हारते हैं, वो टूट चुके थे। दूसरा, भारत में बार बार पड़ने वाले अकालों ने भारतीयों के मन मानस को झकझोर कर रख दिया था। उन्हें ये लग गया था कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं। आपको पता है कि 1900 तक आते आते सिर्फ बंगाल महाप्रांत में लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे। जिन्हें नहीं पता है और टाटाओं को देख सकते हैं। और इन हमारे देश के जो गलीच वाली स्थिति थी, आप उसे मैथिली शरण गुप्त की किताब भारत भारती में पढ़ सकते हैं, किस तरह से उन्होंने वर्णित किया है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो जन सामान्य से जो राजनीतिक आ रहे थे वो देखे कि भाई देखिए ऐसा है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं, मतलब उदारवादी जो मांग कर रहे हैं, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। जब मिलने वाला नहीं है तो इस तरह से लड़ाई लड़ने से क्या फायदा, इससे अच्छा हम लड़ के लेंगे। तो एक विचारधारा पनपी और एक विचारधारा धीरे धीरे ऊपर आते रही और 1905 आते आते पूर्ण हो गई और भारतीय राजनीति के पटल पे इन उग्र राष्ट्रवादियों का बौद्धिक रूप से कब्जा हो गया। इस चरण के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल थे। इन्हें लाल बाल पाल की उपसंज्ञा दी गई। परीक्षाओं में यही पूछता है कि लाल बाल पाल की संज्ञा में या उपसंज्ञा में लाल कौन थे, बाल कौन थे या पाल कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये पूछेगा कि ये किस विचारधारा के थे, तो ये उग्र राष्ट्रवाद थे या इन्हें प्रायः क्या कह सकते हैं उग्रवादी विचारधारा के राजनीतिक कहा जाता है। याद रखिए ये संज्ञा जो है ये बहुत सही नहीं है, ये सत्ता के द्वारा दी गई इन्हें एक संज्ञा। यह लोग उदारवादियों के क्रियाकलापों एवं तरीकों से खुश नहीं थे। यानी कि ये लोग जो थे ये उनके तरीका, उनके क्रियाकलाप से खुश नहीं थे। वो लोग, मैंने बताया है कि कैसे जो उदारवादी थे वो साल में एक बार अधिवेशन करते थे, अपने क्या कह सकते हैं एक कंडिका तैयार करते थे, उसे फिर अंग्रेजी सिस्टम को देते थे, अंग्रेजी सिस्टम पढ़ा अपना उठा के हटा दो। उनकी कुछ मांगों को अंग्रेजों ने वस्तुतः माना नहीं। एकाध जो कुछ चीज़ें थी वो माना, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा जो था कि ये जो उदारवादी लोग थे, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे हमारे यहाँ, उनकी मांगें भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। उनकी बहुत बड़ी मांगों से जन साधारण जो तत्कालीन होती थी उसको कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होती थी। याद रखिए मांगे अच्छी थी लेकिन जन साधारण को कोई जल्दी सरोकार नहीं होती थी, तो उनका प्रभाव भी जन साधारण पर बहुत कम था। लेकिन इनकी मांगे एकदम साधारण होती थी तो इनका जन साधारण पर प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। अगला है कि इन नेताओं का संबंध निम्न मध्यम वर्ग से था तथा इनका दृष्टिकोण वंचित वर्गों के उत्थान से था। यह समाज के जन सामान्य मुद्दों को उठाते थे। मैंने पहले भी बोला कि ये जो पॉलिटिशियन थे, मतलब उग्र राष्ट्रवाद के जो ध्वजवाहक थे, ये लोग जन साधारण मुद्दों को उठाते थे। जैसे महाराष्ट्र में प्लेग वाला मुद्दा था, बंगाल में अकाल वाला मुद्दा था, इन सब मुद्दों को उठाते थे और इन सब मुद्दों को के प्रति जनता को जागरूक करते थे। तो जनता को लगता था नहीं नहीं ये एकदम सही मुद्दा उठा रहे हैं। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे कि इन नेताओं माने उग्र राष्ट्रवादियों पर हिंदू धर्म चेतना का प्रभाव था। मैंने पहले ही बोला कि ये लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। लोअर मिडिल क्लास के लोग थे तो वही गीता रामायण महाभारत पढ़ने पढ़ाने वाले फैमिली से लोग आते थे और इन पर उसका बहुत व्यापक प्रभाव था। इसी बीच हिंदू धर्म में जो पुनरुत्थान शुरू हुआ
राजा राम मोहन राय से जो शुरू हुआ और तत्कालीन समय में विवेकानंद जैसे लोगों का जो बौद्धिक प्रभाव था पूरे भारत में, उससे बहुत प्रभावित थे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इनका जो मानसिक क्षितिज जो हिंदू धर्म से प्रभावित था वो वस्तुतः धर्मनिरपेक्ष था। इनके हिंदू धर्म के चेतना में ऐसा नहीं था कि किसी अन्य धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी, सबके लिए थी, बस ये उससे प्रभावित थे। इसके पीछे इनकी कोई दोष नहीं थी, कारण कि जिस पृष्ठभूमि से आ रहे थे उसका प्रभाव तो किसी न किसी आदमी पर रहेगा। तो ये जो उग्र राष्ट्रवाद से प्रभावित लोग थे या राजनीतिज्ञ थे, इनकी मैंने एक साधारण सी व्यापक समझ के लिए कुछ पॉइंट रखे। अब देखते हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन पर उग्र राष्ट्रवादियों और उदारवादियों के बीच में मतभेद था। मेंस में आपसे यही पूछेगा। अब देखते हैं कि ये इनके जो आपसी टकराहट थे उनके मुख्य मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों पर ये एक दूसरे से टकराते थे या एक दूसरे का विरोध करते थे। देखिए, सबसे बड़ी जो बात थी इनके आपसी टकराहट की, ये इनकी पृष्ठभूमि थी। बाकी चीज़ें गौण थी, सबसे बड़ी थी पृष्ठभूमि। जिस विचारधारा से, जिस पृष्ठभूमि से ये आते थे, इसमें बहुत मूलभूत अंतर था। उदारवादी जो थे, मैंने पहले भी बोला कि वो बिल्कुल एलिट वर्ग से आते थे और अंग्रेजों से उनका पूर्ण सरोकार था, जबकि उग्र राष्ट्रवादी जो थे जनसाधारण से आते थे और अंग्रेजों से इनका कोई सरोकार नहीं था। पूरा अंग्रेजी राज का जो दबाव था इन्हीं पृष्ठभूमि के नेताओं पर था या इन्हीं पृष्ठभूमि के लोगों पर था, क्योंकि अंग्रेजी राज का पूरा जो वजन था जनसाधारण जनता उठाए हुई थी। उदार राष्ट्रवादी जो थे वो तो उसी सिस्टम में घुसे हुए थे जो सिस्टम भारत पे शासन कर रही थी, तो उन पर बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं दबाव नहीं था। बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव थी, तो वो बस यही कि अंग्रेज उन्हें अपने स्तर का नहीं समझते थे, अंग्रेज अपने को गोरे उन्हें भूरा शासक समझते थे। ये लोग जो थे, मतलब उग्र राष्ट्रवादी जो लोग थे, ये समाज के निचले वर्ग से थे। इनका रक्त, इनका मांस, इनके पसीने, सबको अंग्रेज धीरे धीरे ऑक्टोपस की भांति चूस रहे थे और ये दर्द से बिलबिला रहे थे। कोई इनको आवाज़ देने वाला नहीं था। उसी जनसाधारण की आवाज़ बन के इस पृष्ठभूमि के नेता आए। जब इन्होंने वैसी मांगे रखी तो जनसाधारण में चेतना जगी और जनसाधारण भी इन्हीं नेताओं के पीछे धीरे धीरे खड़ी हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि लड़ाई का मतलब ये नहीं था कि सब एक दूसरे के टांग खींचा करते थे, विचारधारा की लड़ाई थी। कालांतर में गांधी ने दोनों विचारधाराओं को एक करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरित्र था उसको बदला। तो मतभेद के महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। देखिए, पहला है सामाजिक संरचना जो मैंने बताया, दूसरा कार्य प्रणाली में अंतर, तीसरा व्यक्तित्व में तो टकराहट, चौथा वैचारिक मतभेद, पांचवा ब्रिटिश राज के प्रति नीति, छठा सतवां आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सामाजिक संरचना मैंने बताया कि इनकी जिस पृष्ठभूमि से राजनीतिक आते थे उसमें व्यापक अंतर था। कार्य प्रणाली में अंतर, जो उदारवादी थे वो उनकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग थी। वो एक लिस्ट बनाते मांगों की, अंग्रेजों के सामने रखते, अंग्रेज मानना था माने, नहीं माने तो नहीं माने, फिर दोबारा फिर लिस्ट बनाते, फिर भेजते। ये जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो बोले कि भाई ये क्या कर रहे हैं, यदि वो नहीं मांगेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। उदारवादी का मत था कि हम क्या करेंगे, फिर दोबारा मांगेंगे। इनका कथन था कि नहीं, यदि वो नहीं मांगेंगे तो हम विरोध करेंगे, और विरोध जो होगा वो निष्क्रिय विरोध होगा। निष्क्रिय विरोध मतलब हम आपकी संस्थाओं का, हम आपके सिस्टम का विरोध भाव नहीं देंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। तो उनके विरोध को निष्क्रिय विरोध किया गया। देखिए, दोनों के कार्य प्रणालियों में अंतर था। यह लोग प्रार्थना पत्र के जगह पर निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं एवं संस्थाओं का विरोध पर बल देते थे। ध्यान दीजिए, गांधी ने बाद में यही काम किया। गांधी ने बाद में यही काम किया, उन्होंने विरोध किया। पहले निष्क्रिय विरोध किया, फिर अर्ध निष्क्रिय विरोध किया, अब 42 आते आते पूर्ण क्या कह सकते हैं, उग्र विरोध किया। और जब अंग्रेजों को लगा कि हाँ अब सही नहीं है तो वो चले गए। देखिए, एक नियम है व्यापार,
दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। तो आपको व्यापारी को बर्बाद करना है, व्यापारी को तबाह करना है, तो क्या करेंगे? नीति ये कहता है कि जब व्यापारी को तबाह करना है तो उसके दुकान में आग लगा दीजिए। इसके अलावा आप उसको 10-20 लाठी मारिए, कुछ कीजिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके दुकान में आग लगा दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि उसका व्यय आय से जब ज़्यादा हो जाएगा तो दुकानदार बर्बाद हो जाएगा। गांधी ने यही काम किया और कुछ नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन का जो व्यय भार था भारत में, वो इतना ज़्यादा महंगा कर दिया कि रहने का कोई उन्हें औचित्य ही समझ नहीं आया और अंतोगत वो चले गए। बाकी कहानी पिट्टा पिट्टी राजनीतिक रूप से उसको पकड़ो उसको पकड़ो, वो एक समाज के रूप में हमारी थी, वो एक अलग बात थी। व्यक्तित्व में टकराहट, चूंकि सामाजिक संरचना अलग थी तो व्यक्तित्व में टकराहट होगी ही होगी। और सभी प्रकार के जो नेता थे उनके अपने अपने राज्यों के जो नेता थे उनसे भी टकराहट थी। जैसे बंगाल के जो पुराने पौधे के नेता थे उनके नए पौधे के नेताओं से व्यापक टकराहट थी। उधर महाराष्ट्र में भी थी, जिस प्रकार से गोखले और तिलक के बीच में टकराहट थी, और टकराहट बहुत अंत तक रही। ऐसा नहीं था कि एक दिन ही, अंत तक रही। तो इनके व्यक्तिगत टकराहट जो थी वो भी इसके क्या कहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगला है वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद का कहने का मतलब हुआ कि उदारवादी जो राजनीतिक थे वो अंग्रेजी परंपरा से बंधे हुए थे। अंग्रेजों के सिस्टम, अंग्रेजों की विचारधारा और अंग्रेजियत के प्रति बहुत ज़्यादा लिबरल थे। उन्हें लगता था कि वाह, हमें तो अपने देश में एक ऐसा चीज़ मिल गया जहाँ से हम कुछ भी देख सुन सकते हैं और वही सबसे सही है। आज भी विचारधारा अपने देश में मिलती है जो समझते हैं कि देश की सारी चीज़ें खराब है, बाहर से जो भी चीज़ें आई हैं बहुत अच्छी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। शासक की चीज़ें अच्छी होती ही हैं, जो शासित होते हैं उन पर थोड़ा सा दबाव रहता है। लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो भारतीय परंपरा के ध्वजवाहक थे। वो क्या कर रहे थे कि देखिए ऐसा है कि जो आप अंग्रेजियत हमें समझा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है हम गुलाम हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं हो सकता है कि हम सब के सब हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इन्हें लगता था कि नहीं, हम भारतीय परंपरा के ध्वजवाहक है, भारतीय परंपरा में भी सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग करते हुए आर्यंस के बारे में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। वो एक अच्छी खासी विचारधारा है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक पेंडुलम था, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट, सॉरी उल्टा लिख दिए ना, वेस्ट और ईस्ट। पूर्वी विचारधारा मतलब भारतीय लोगों की विचारधारा को कुछ लोग मानने वाले थे और कुछ लोग पश्चिमी लोगों की विचारधारा को मानने वाले थे। दोनों के वैचारिक टकराहट होगी ही होगी। पश्चिमी विचारधारा वाले जो लोग थे अंग्रेजी साहित्य को पढ़ रहे थे, अंग्रेजों को बहुत न्यायप्रिय समझते थे, अंग्रेजी राज को वरदान समझ रहे थे। ईस्ट विचारधारा के लोग जो कह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि कुछ वरदान उदान नहीं है, आप जो है आए हैं, जब से आए हैं तब से हमको गलीच वाला ज़िंदगी में डाल दिए, आप छोड़ के चले जाइए, हम देख लेंगे क्या होगा। इसी बीच में अपने देश में एक विचारधारा पनपी। उस विचारधारा के आप आज भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर देख सकते हैं। इस एक विचारधारा है पनपी कि देखिए ऐसा है कि अंग्रेज जो आए हैं वो कुछ नया चीज़ नहीं लाए हैं, सब चीज़ हमारे यहाँ पहले से मौजूद था, पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ था और एक सिद्ध करने की प्रवृत्ति चली। कौन लोग थे, क्या लोग थे, यहाँ पे उसका वर्णन कोई बहुत उचित नहीं है, लेकिन एक सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ कि कैसे कालांतर में ये बीच वाला मामला आ गया। ये जो बीच वाला है ना कि सब चीज़ हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ, यही वाला मामला था। ये भी पनपा 1890-1900 के आसपास में कि देखिए ऐसा है कि अंग्रेज कुछ नया नहीं लाए हैं, सब हमारे यहाँ से पहले था, ये चुरा चुरा के सब ला रहे हैं। ऐसी कोई बात होती नहीं। हर संस्कृति की, सभ्यता की, ज्ञान विज्ञान सबका एक दौर होता है। एक दौर ईस्ट का था, एक दौर वेस्ट का था, कालांतर में किसी और का दौर आएगा। तो ये वैचारिक मतभेद थे। इसके अलावा ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि उदारवादी जो थे, अब चूंकि उदारवादी हमने पहले बताया कि वो ब्रिटिश सिस्टम के हिस्सा थे, तो उन्हें अपने सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम चल रहे थे उसके न्यायप्रियता पर पूर्ण भरोसा थे और ये लोग सिस्टम के हिस्सा नहीं थे। सिस्टम इन्हीं के कंधों पर चल ही रहा था, तो इन्हें पता था कि उस सिस्टम का कितना वजन है हमारे शरीर के ऊपर, उस वजन को कम किया जाए। तो
ये ब्रिटिशर्स पर कोई भरोसा नहीं करते थे। ये एक कुछ 4-5 बिंदु हैं जो उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर रहे थे। अब देखते हैं उनके जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनके क्रियाकलापों और अन्य बातों को। देखते हैं कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था। देखिए, सबसे जो प्रमुख कारण था वो भारत में एक नई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चेतना का उभार था। सारे जो कारण थे इसी मुख्य कारण के दाएं बाएं घूम रहे थे। कुछ जो और कारण थे वो तात्कालिक थे, जैसे लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति जो था वो मतलब वो इस तरह से भारतीयों को, भारतीय राजनीतिक वर्ग को देखता था जिसकी मतलब जितनी ज़्यादा भर्त्सना की जाए कम है। बंगाल विभाजन उसका सबसे दुरूह कार्य था। हालांकि इन सब के पीछे एक दीर्घकालीन नीति भी थी अंग्रेज़ों की कि कैसे भारतीयों को, जैसे जैसे मतलब भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ती गई तो अंग्रेज़ों ने भी प्रत्युत्तर दिया और उस राजनीतिक चेतना को डिवाइड करते चले गए, पहले धार्मिक आधार पर, फिर जातीय आधार पर। वो बात की चीज़ है, इसको ध्यान जरूर रखें। पहला था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। देखिए, भारत में जब राजा राम मोहन राय से सामाजिक धार्मिक सुधार प्रारंभ हुए तो भारतीयों में एक नई चेतना का विकास हुआ। प्रारंभ में यह चेतना जो था वो अंग्रेजी प्रभाव से प्रभावित होते होते कालांतर में हिंदू धर्म से प्रभावित हो गया। हालांकि जो मुसलमान थे उनकी भी अपनी थी, सिख थे उनकी भी अपनी थी, लेकिन चूँकि मास जो जनता थी वो हिंदू थी और ये जो उग्र राष्ट्रवाद से प्रभावित नेता थे वो हिंदू वर्ग से आते थे, तो इन पर भी उसी का प्रभाव था। जब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ, भारत में नई प्रकार से राजनीतिक सामाजिक चेतना का प्रारंभ हुआ, तो इन लोगों ने यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे लोगों ने समझाया, बताया, ये जागृत किया कि आप भी ताकतवर बनिए। हमारा जो आध्यात्मिक सोच है वो पश्चिम से ज़्यादा समर्थ है। हमारी जो क्या कह सकते हैं सांस्कृतिक स्थिति है वो इतनी सुदृढ़ है कि पश्चिम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। साथ ही हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं, वो कहीं भी किसी भी स्थिति से नीचे या छोटे कहलाने लायक नहीं हैं। और जब ये सब छोटे नहीं हैं तो आप भी छोटे नहीं हैं, इन अंग्रेज़ों से आप भी आगे आ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो नई सोच थी इसने एक जनसाधारण को प्रभावित किया और ये जो राजनीतिक लोग थे उसी विचारधारा से भी प्रभावित थे। अकाल की बारंबारता, मैंने बताया कि कुछ कारण तत्कालिक होते हैं। पीछे भी मैंने बताया था कि बार बार अकाल आ रही थी भारत में। बार बार अकाल आने से क्या हुआ कि जनता पूरी तरह से खत्म हो गई, उद्योग धंधे थे नहीं, जो था वो कृषि था। कृषि में बार बार अकाल आ रही थी। अंग्रेज और उनके गुमास्ते यानी कि जमींदार और सारे लोग जो थे वो कर वसूलने में कोई कोताही नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें क्या मतलब था कि जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो जनता के पास भी अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, या तो मारो नहीं तो मारो। तो थोड़ा सा अंग्रेजों के प्रति ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ और इन राजनीतिकों ने उसी रोष का फायदा उठाया। राजनीतिक निराशा, मैंने बताया कि उनकी जो मांगे होती थी वो साल में एक बार टटराने वाली बात थी, जिसे इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम मांगा कि भाई भिक्षा मांगने गए, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लौट के चले आए। इन नेताओं का कहना था कि देखिए हम भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे, गेट ठकठकाएंगे, भैया ये चीज़ चाहिए, नहीं दोगे तो हम निष्क्रिय विरोध करेंगे, तुम्हारे गेट के सामने बैठ जाएंगे, हमको दो। उससे भी नहीं होगा तो फिर हम कोई और तरीका अपनाएंगे। तो इनकी जो राजनीतिक क्या कहते हैं निराशा जो देश में उत्पन्न हुई थी, मतलब वो जो मांग हुई नहीं माना गया, तो लोगों को लगा कि देखिए अब ऐसे मांगने से नहीं होगा, भिक्षावृत्ति से नहीं होगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आपका बाल गंगाधर तिलक का वो प्रसिद्ध अपने वाक्य पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी, उससे पहले सब लोग ऐसा नहीं बोलते थे। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा। उस समय तक जो गोरे थे वो दुर्जय समझे जाते थे, समझा जाता था कि किसी से नहीं हार सकते। लेकिन जब रसिया को जापान ने और इटली को इथियोपिया ने हरा दिया, छोटा सा देश,
इटली को पीट दिया। तो इनको लगा कि जब वो लोग हार सकता है तो अंग्रेज क्यों नहीं हार सकते। एक नई ऊर्जा जन्मी, एक नया साहस जन्मा, एक नई क्या कह सकते हैं उत्साह जागृत हुई। अब लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग भी अच्छे से टाइट होकर लड़ेंगे तो अंग्रेजों को हरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि उग्र राष्ट्रवादी हो या उदारवादी हो, कभी भी उन्होंने बहुत ही व्यापक स्तर पे अंग्रेजों का सामरिक यानी कि हथियारबंद विरोध नहीं किया। इनका जो विरोध था निष्क्रिय विरोध था। इसके पीछे कारण था कि उग्र राष्ट्रवादी भी ये समझते थे कि हमें अपने समाज को, हमें अपने देश को, हमें अपने लोगों को कैसे जागृत करना है और कैसे आगे ले जाना है। इसके अलावा इनकी दोनों मतलब उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादी सभी की जो मांग थी वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन स्टेट की थी। पूर्ण स्वराज की मांग इनकी भी उस समय तक नहीं थी। अगला है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म की नई व्याख्या, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे लोगों ने जब हिंदू धर्म की नई व्याख्या की तो लोगों को लगा कि अरे वाह क्या बात, ये झूठ मूठ का हम लोग जो पश्चिमी साहित्य और संस्कृति पढ़ पढ़ के मतलब अपने आप को हीन समझ रहे हैं, नहीं, सारा चीज़ हम में है और हम भी किसी से कम नहीं। ध्यान रखिए, मैंने जो पिछले बताया था ये बिल्कुल सही चीज़ है कि कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति धरती पे बहुत ऊंची और कोई बहुत नीची नहीं होती। सभ्यताएं, संस्कृतियां सब एक क्षेत्र विशेष में पनपती हैं, उत्कृष्टता को प्राप्त करती हैं। लेकिन जिस तरह से किसी पर थोप दिया जाता है राजनीतिक प्रभुत्व के द्वारा, वो गलत होती है। जब लोग एक राजनीतिक प्रभुत्व के अधीन विचारधारा से प्रभावित होकर के दूसरे सभ्यता संस्कृति को जब छोटा और नीचा समझने लगते हैं तो ये गलत हो जाती है। इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो एक कुछ कारण थे जो उग्र राष्ट्रवाद भारत में पनपा। इसके अलावा और भी कारण थे, जैसे लॉर्ड कर्जन की नीति, क्या कहते हैं, उनके जो कर वसूलने की जो नीति थी। इसके अलावा भारत में बढ़ती बेरोजगारी, उद्योग धंधे थे नहीं, सारा चीज़ कृषि पर था। ये सभी उसके तत्कालीन मुख्य कारण थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को पनपाया। अब देखते हैं कि इनके क्रियाकलाप क्या थे, इनकी सीमाएं क्या थी और साथ ही इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब देख लेते हैं इन उग्र राष्ट्रवादियों के जो तरीके थे, उनकी सीमाएं थी और साथ ही उनके बहुमूल्य योगदानों को। देखिए इनकी कार्यपद्धति ये कैसे कार्य कर रहे थे। तो मैंने पहले ही बोला कि इनका सीधा सीधा कार्य था निष्क्रिय विरोध, यानी कि धरना प्रदर्शन। साथ ही इन्होंने लोगों को आत्म बलिदान एवं अंग्रेजों से लड़ने भिड़ने को भी उकसाया। बाल गंगाधर तिलक ने कैसे महाराष्ट्र में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के द्वारा नई चेतना विकसित की। साथ ही चापेकर बंधुओं की जो हत्या, चापेकर बंधुओं के द्वारा जो हत्या की गई थी, उसको भी इसी कड़ी में जोड़ा जाता है। इधर खुदीराम बोस ने जो बंगाल महाप्रांत आधुनिक बिहार में जो बम फेंका था, वो सब इसी विचारधारा से प्रभावित थे कि हमें भी इन्हें हानि पहुंचानी है। हालांकि इन उग्र राष्ट्रवादियों की ऐसी कोई सोच नहीं थी। इनकी सिर्फ ये जरूरत थी कि भाई देखिए, आप इतना अत्याचार नहीं कीजिए, यदि अत्याचार करेंगे तो उसका प्रत्युत्तर मिलेगा, आपको ये समझना चाहिए। और ये जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई वो उसी मतलब अत्याचार का सिर्फ और सिर्फ प्रत्युत्तर था। याद रखिए, खुदीराम बोस हो या चापेकर बंधु हो, किसी भी अंग्रेजों की कोई जनसामान्य हानि नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आप जो इस तरह से अत्याचार लोगों पर कर रहे हो कम कीजिए, और यदि नहीं करेंगे, हमारे लोग मरेंगे, तो आपको भी उसकी हानि चुकानी पड़ेगी। इसे ध्यान रखिए। इन्होंने आंदोलन को जन सामान्य तक पहुंचाया। उग्र राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने जन सामान्य तक लोगों को पहुंचाया। किसान, मजदूर सब तक इन्होंने पहुंचाया अपने आंदोलन को कि भाई देखिए, ऐसे ऐसे हम लोग अंग्रेज़ों से प्रतिरोध करेंगे तो अंग्रेज़ हमारी बात को मानने को तैयार होंगे। उस समय जो बड़े बड़े कपड़े मिल थे, बड़े बड़े जो कंपनियां बैठी हुई थी, सबके मालिक अंग्रेज़ थे या अंग्रेजी ज़्यादा लोग थे। मजदूरी कम दिया करते थे, न के बराबर देते थे, ज़बरदस्ती काम कराते थे। ये लोग वही पुराना मांग रखते थे, अंग्रेज नहीं माने तो क्या करेंगे। इन्होंने बोला कि नहीं मांगेंगे तो हम लड़ेंगे, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उत्पादन बंद कर देंगे। ये एक नई चीज़ थी। लोग इससे प्रभावित हुए और इनकी ओर आकर्षित हुए। अधिकारों को मांग करना ना अपितु लड़ कर लेने का फैसला किया। शांतिमय तरीके में रहकर नियंत्रण में कार्य
कर अंग्रेजी शासन को उखाड़ने का पक्ष लिया। यानी कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला शांतिमय और दूसरा नियंत्रण। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ने इसी चीज़ को पकड़ा, शांतिमय और नियंत्रण में रहकर हम अनियंत्रित नहीं होंगे। देखिए लड़ाई का एक नियम होता है, जब इस तरह की बौद्धिक लड़ाई चल रही हो, बड़ी सामाजिक लड़ाई चल रही हो, तो इसका एक नियम हो कि असली दुश्मन को पहचाना जाता है, नकली को नहीं। अंग्रेजी जो लोग थे वो असली दुश्मन नहीं थे, वो विचारधारा असली दुश्मन थी जो भारत पे शासन कर रहे थे। हमारे राजनीतिक लोगों ने उसी विचारधारा से लड़ाई की। आज लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर क्या क्या पढ़ के क्या क्या कुछ तरह की चीज़ों को फैलाते रहते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। देखिए इस पर, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन के प्रभाव, शासन के क्रियाकलापों पर हजारों बुक मिलेगी, हजारों किताबें मिलेगी। उन सब किताबों को पढ़ना तो संभव नहीं है। सार यही है कि लड़ाई विचारधारा के थी। साम्राज्यवाद से हमारा देश लड़ रहा था, हम उस सिस्टम से लड़ रहे थे, हम उस क्या कह सकते हैं गंदे पूंजीवाद से लड़ रहे थे जिसका मूल आधार लोगों का शोषण था। हम किसी अंग्रेज, किसी जर्मन, किसी फ्रांसीसी से नहीं लड़ रहे थे, हम उस विचार से लड़ रहे थे। उसी विचार के एक ध्रुव पर गांधी थे और एक पर भगत सिंह थे। इन्होंने संघर्ष को नया स्वरूप प्रदान किया। नया स्वरूप मतलब इसमें सबको जोड़ लिया, विद्यार्थियों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा, किसानों को जोड़ा, सबको जोड़ा और सबको लेकर के एक आंदोलन चलाने का फैसला किया। हालांकि ये इनका प्रारंभिक स्तर था, सब जुड़े नहीं उसमें, लेकिन प्रयास किया। ये एक बहुत बड़ी थी। इससे पहले भारत में ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी, हो भी रही थी तो अलग अलग हो रहे थे। किसान अलग कर रहे थे, मजदूर अलग कर रहे थे, विद्यार्थी अलग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सबको एक साथ करने का प्रयास किया। अब है उग्र राष्ट्रवादियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान जो था इनका पहला था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को बढ़ाया। हमने बोला आपको कि इन्होंने सबको जोड़ लिया, साथ में जोड़ने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ कि जन आंदोलन का आधार बढ़ा। पहले जो कांग्रेस की मांगों को अंग्रेज जो थे वो सिर्फ सवर्णों की मानसिकता सब कह के छोड़ देते थे, अब अंग्रेज प्रभावित होने लगे। आपने बंगाल विभाजन को सुना होगा, कैसे जब जन सामान्य ने विरोध किया तो रद्द करना पड़ गया। ये उग्र राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी जीत थी। बलिदान एवं त्याग के मंत्र द्वारा जन सामान्य को नई चेतना प्रदान किया। इन्होंने बोला कि देखिए जब आज़ादी चाहिए तो आपको बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसकी अंतिम परिणति सुभाष बाबू की लाइन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने मांग रखी, इन्होंने ऐसी विचारधारा दी। लोग जो थे इसके लिए जागृत हुए और उन्होंने लगा कि चूंकि स्वतंत्रता सही में बहुत बड़ी चीज़ है, हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और लोग लड़ने के लिए तैयार हुए, फाइट करने के लिए तैयार हुए। और फाइट जो था, ध्यान रखिए, नियंत्रण में रहकर शांतिमय तरीके से था। हालांकि कभी कभी अशांति हुई, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई में छोटी छोटी अशांति को भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं थी। छात्रों, युवाओं को इसमें जोड़ा एवं प्रशिक्षित किया। देखिए इन्होंने छात्रों युवाओं को जोड़ा, साथ ही प्रशिक्षित किया। बोले कि प्रशिक्षित क्या किया? इन्होंने छात्रों युवाओं को जोड़ा तो जोड़ा, साथ में प्रशिक्षित भी किया कि हमें कैसे अंग्रेजों से लड़ना है, बम बारूद से ही नहीं, हमें कैसे उनके साथ पंजे से पंजे लड़ाकर हर जगह पे प्रतिरोध करके अपने देश को आज़ाद कराना। याद रखिए, अंग्रेज जो थे वो सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं थे, ऑक्टोपस की भांति हर तरह से जकड़े हुए थे और हर एक बंधन को काटना था। ये बहुत जहनीत की चीज़ थी। उन लोगों ने इस जहनीत को अपनाया और भारत को आज़ाद किया। भारत के साथ ही आज़ाद होने वाले पूरी दुनिया में दर्जनों देश थे। आज उनकी स्थिति देखिए, भारत की स्थिति देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे उन लोगों ने इस विचारधारा को एक एक करके काटा और एक एक कड़ी जोड़ के इस देश को बनाया। इनके नए स्वरूप को ही कालांतर में गांधी जी ने अपनाया। यानी कि उग्र राष्ट्रवादियों का जो स्वरूप था, इनकी जो कार्य पद्धति थी, उसी को गांधी जी ने अपनाया और कालांतर में देश को आज़ादी प्रदान करवाई। यानी कि इन्होंने जो कार्य पद्धति की पौध लगाई थी उसे ही गांधी ने सींचा। गांधी कहने का मतलब यहाँ सिर्फ गांधी नहीं, गांधी से साथ में सारे लोग उन्होंने सींचा और उसी से प्राप्त फलों को भारत में हम भारतीय आज चख रहे हैं। तो ये था उनका योगदान। लेकिन चूंकि आप जानते हैं राजनीतिक लड़ाई हुई, विचारधारा आई, चीज़ें नई नई आई, तो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो
जिसको रोका नहीं जा सकता। हालांकि बहुत अच्छे गूढ़ता से बैठ कर देखा जाता तो रोका जा सकता था, जैसे उदारवादी किया करते थे। लेकिन चूंकि ये नई चीज़ थी, नई चीज़ों में जैसे नया आग लगता था, क्या होता धाप थोड़ा मतलब उसका धाप जो थोड़ा दूर तक जाता, तो इसका भी थोड़ा दूर तक जा गया। और इसकी जो सबसे बड़ी धाप थी, धाप मतलब आग का जो क्या कहते हैं गर्मी, जब आग लगता है तो गर्मी कुछ दूर तक जाती है। तो इसकी जो सबसे बड़ी गर्मी थी वो देश में सांप्रदायिक चेतना का विकास था। उग्र राष्ट्रवाद के जो प्रभाव था, उसके प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव था भारत में सांप्रदायिक चेतना का प्रभाव या उत्पन्न होना। उसको उत्पन्न होना कह सकते हैं, प्रभाव नहीं, उत्पन्न होना कह सकते हैं। इसके पीछे कारण ये था कि ये जो उग्र राष्ट्रवादी थे ये हिंदू पुनरुत्थान में विश्वास रख रहे थे, धार्मिक नारा लगा रहे थे। हालांकि इनके धार्मिक नारों में किसी धर्म के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, क्योंकि ये वही लगा ही सकते थे। जैसे मैं एक हिंदू माइथोलॉजी का आदमी हूँ, तो जब भी मैं कहीं मिलूंगा तो मैं सर झुकाकर नमस्ते ही करूंगा, या पूजा पाठ करूंगा तो मैं क्या कर सकते तिलक लगा लूंगा। तो इससे लगाने से ये मतलब नहीं हुआ कि मैं अपने धर्म में बहुत विश्वास रख रहा हूँ, मैं गैर धर्म में विश्वास नहीं रख रहा हूँ। या कोई मुस्लिम है या कोई ईसाई है, तो जो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसी पृष्ठभूमि के रहेंगे। लेकिन चूंकि अंग्रेज सबसे बड़े मदारी बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि इसके यानी कि उग्र राष्ट्रवादियों के राष्ट्र प्रभाव को कुंद करने के लिए उनके भाषणों को, उनके भावों को, उनके विचारों को एक सांप्रदायिक कोण देने का या सांप्रदायिक एंगल देने का प्रयास किया। और इसमें अंग्रेज सफल हो गए। अंग्रेज समझ गए कि हमें क्या करना है, और फिर 1906 से उन्होंने वही काम शुरू किया। अनजाने में ही सही, परंतु सांप्रदायिकता को नई चेतना प्रदान करती। ध्यान रखिए, अनजाने, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में ही सांप्रदायिक चेतना का क्या कह सकते हैं, इन्होंने नई चेतना प्रदान कर दी। इनके कारण कांग्रेस में फूट पड़ा एवं आंदोलन प्रभावित हुआ। उदारवादियों एवं उग्र राष्ट्रवादियों के बीच में फूट हुआ। आपने पढ़ा होगा कि सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो गया। 1907 में सूरत में फूट हुई। 16 तक सब एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते थे। हालांकि ये विचारधारा की ही लड़ाई थी, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ। बात थी कि गांधी को आना था। इनके संघर्ष एवं आत्म बलिदान की चरम स्थिति भी प्राप्त हुई, जिससे देश में अराजकता की ओर गया। यानी कि इन्होंने जो आत्म बलिदान, अंग्रेजों से लड़ने वाली जो नई चेतना प्रदान की, उसका एक दुखद पहलू ये भी था कि लोग जो थे वो व्यक्तिगत लड़ाइयों में उलझ गए। जैसे किसी अंग्रेज की हत्या कर देना, किसी अंग्रेजी क्या कहते हैं जो सिस्टम के लोग थे, भारतीय ही सही, उनको हत्या कर देना, ये सब भी थोड़ा आगे बढ़ा। हालांकि अराजकता का नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी आई। इन्होंने अपने विचारों से सभी वर्गों को प्रभावित नहीं किया। उग्र राष्ट्र जैसे उदारवादियों ने सभी को प्रभावित नहीं किया, ठीक उसी प्रकार से उग्र राष्ट्रवादियों ने भी अपने विचार से सभी को प्रभावित नहीं किया। इन्होंने मजदूरों को तो प्रभावित किया, किसानों को तो प्रभावित किया, छात्रों को तो प्रभावित किया, लेकिन तत्कालीन जमींदार वर्ग जो भारत का सबसे सामर्थ्यवान वर्ग था, उसे प्रभावित नहीं कर पाए। भारत के जो व्यापारी वर्ग था, जिन्हें एक नई विचारधारा चाहिए थी, जिन्हें एक नई संरक्षण चाहिए थी, उन्हें ये प्रभावित नहीं कर पाए। तो ये इनकी एक क्या कह सकते हैं, राष्ट्रवादियों की सीमाएं थी। याद रखिए, एक नज़र देख लीजिए, हमने जो सीमाएं रखी है वो अपने स्तर से रखी है, अपने स्तर से समझाने की प्रयास की है। आप जब पढ़ेंगे, आप जब लिखेंगे तो अपने स्तर से देखेंगे। मैं फिर से बोल दूं कि जब भी पढ़ें एनसीईआरटी के बुक को पढ़ें, जो भी नोट्स बनाएं एनसीईआरटी से बनाएं, बाकी बाहर से चीज़ें क्या रहती हैं, कैसे रहती हैं, देखें समझें, आप उसका मूल्यांकन करें। लेकिन सबसे जो परफेक्ट बुक है इस तरह की किसी भी चीज़ों को पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी की बुक होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।